हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अर्ध आयु काल के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए उसी के ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे अर्ध आयु काल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंटली आपके एग्जाम के अंदर आते हैं न्यूमेरिकल के, उसके ऊपर आपको जो फॉर्मूले के अंदर किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा और अधिक पता चल जाएगा। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम जो होगा किसी भी नाभिक का जो औसत आयु काल होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी नाभिक है जो कि पूर्ण रूप से विखंडित होने में कितना समय ले रहा है, उसके बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो सर इसके अंदर जो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है किसी 214 परमाणु द्रव्यमान 214 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले किसी 214 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ के एक क्यूरी नमूने का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जिसका अर्ध आयु काल 26.8 मिनट है। ऐसा पदार्थ जिसकी सक्रियता कितनी है, 1 क्यूरी है, उस 1 क्यूरी सक्रियता के लिए सक्रियता वाले पदार्थ के हमें क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तथा उस जो पदार्थ का जो अर्ध आयु काल है वो कितना है, 26.8 मिनट उसका अर्ध आयु काल है। तो इस अर्ध आयु काल की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पहले उस पदार्थ के श्याम गुणांक का मान ज्ञात कर लेंगे। श्याम गुणांक का मान ज्ञात होने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, उस श्याम गुणांक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर लैम्बडा एन फॉर्मूले के अंदर लैम्बडा का मान रख के हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्रियता ए बराबर तो कितनी दी हुई है, 1 क्यूरी के बारे में बताया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो हमें दिया हुआ है उस पदार्थ की सक्रियता ए बराबर कितनी है, 1 क्यूरी, जिसका मान लगभग कितना होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल के बराबर होता है। साथ में पदार्थ का अर्ध आयु काल कितना है, पदार्थ का अर्ध आयु काल T1/2 किसके बराबर होता है, 26.8 मिनट दिया हुआ है। बस मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो T1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 26.8 इंटू 60 बराबर 1608 सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब इस अर्ध आयु काल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस अर्ध आयु काल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ का श्याम या सह गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। श्याम का सह गुणांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्बडा बराबर 0.693 अपॉन T1/2। यहाँ से T1/2 का मान रखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 अपॉन 1608 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो लगभग किसके 4.31 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स के बराबर आती है इस श्याम गुणांक की मेन वैल्यू। तो लैम्बडा की वैल्यू तो पता चल गई।
यहाँ से ये जो लैम्बडा की वैल्यू आई है ये इस पदार्थ के श्यांक गुणांक को प्रदर्शित करती है। इसका मान क्या है? बहुत ही कम है, मतलब 10⁻⁴ के अंदर है, 10⁻⁴ के अंदर है। इस वजह से इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, थोड़ा सा बाकी वाले पदार्थों की तुलना में अधिक है, जो कि लगभग 26.8 मिनट के बराबर होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास थी उसमें जब हमने अर्ध आयु काल का फॉर्मूला निकाला था, उसमें अर्ध आयु काल जो T1/2 है वो किसके 1/λ के प्रोपोर्शनल के बराबर आता था। तो उस आधार के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था जिस पदार्थ के लिए लैम्बडा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है, उसका अर्ध आयु काल क्या होता है, अधिक होता है। अर्ध आयु काल क्या होता है, किसी भी पदार्थ के प्रारंभिक मान वो घटकर क्या हो जाता है, उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है। तो उस प्रारंभिक मान से आधे मान में परिवर्तित होने में पदार्थ को कितना समय लगा, वह समय क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। तो यहाँ से हम इस पदार्थ की जो सह गुणांक था उसका मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस सह गुणांक के मान से हमें क्या करना पड़ेगा, इस पदार्थ की सक्रियता की सहायता से जो एक क्यूरी पदार्थ है या एक क्यूरी का जो नमूना है उस नमूने के अंदर कितना द्रव्यमान उस पदार्थ का उपस्थित है उसका मान ज्ञात करना है। माना कि एक क्यूरी सक्रियता वाले नमूने का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। एक क्यूरी सक्रियता वाले नमूने का द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, स्मॉल m। अगर उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और आप लोगों को मालूम है तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसके द्रव्यमान संख्या के अंदर कितने परमाणु होते हैं, आवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, 214 ग्राम। इस 214 ग्राम के अंदर कितने परमाणु होंगे, इस 214 ग्राम के अंदर लगभग 6.023 इंटू 10⁻23 या फिर आवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 214 ग्राम सक्रिय पदार्थ में 214 ग्राम सक्रिय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये तो किसके अंदर 214 ग्राम के अंदर है। अब हमें ज्ञात करनी है किसकी, m ग्राम के अंदर ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से m ग्राम सक्रिय पदार्थ में m ग्राम सक्रिय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या वो क्या हो जाएगी 6.023, कोष्टक में यहाँ पे n लिख देंगे, इंटू 10⁻23 अपॉन 214 इंटू m के बराबर आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस पदार्थ जो कि एक क्यूरी का नमूना है उसका द्रव्यमान जो m है, उस m द्रव्यमान के लिए उस पदार्थ के अंदर कितने परमाणु होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 214 इंटू m के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें m द्रव्यमान के अंदर या m द्रव्यमान के अंदर जितने परमाणु उनकी संख्या के बारे में पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इस n की सहायता से सक्रियता के सूत्र के अंदर क्या करेंगे, लैम्बडा और n का मान रखेंगे। लैम्बडा और n का मान रखने के बाद में हमें क्या पता चल जाएगा कि जो एक क्यूरी सक्रियता वाला परमाणु है उसके अंदर टोटल कितना द्रव्यमान उपस्थित है, उस परमाणु संख्या वालों के जितने परमाणु उपस्थित है उन परमाणुओं से मिलकर कितने द्रव्यमान उस एक क्यूरी की सक्रियता वाले परमाणु के अंदर उपस्थित है। तो हम आगे के अंदर जो इसके अंदर यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे n का मान कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू m अपॉन 232 है। अब यहाँ से इन दो मानों का यूज किस में करेंगे, सक्रियता वाले सूत्र में।
तो यहां से हम ले सकते हैं किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता ए बराबर क्या होता है, लैम्बडा इंटू एन। यहां से हम क्या करेंगे, लैम्बडा एन तथा ए बराबर जो होता है वो किसके, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्यूरी दिया हुआ है। इन तीनों मानों को रखेंगे और एक क्यूरी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.60 इंटू 10 की घात 10 बेकरेल के बराबर होती है। इन तीनों मानों को इसमें रखेंगे तो यहाँ से ये किसके बराबर, 3.7 इंटू 10 की घात 10, लैम्बडा का मान कितना है 4.31 इंटू 10⁻⁻⁴, एन का मान कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 214 इंटू एम के बराबर। अब हमको यहाँ से किसका मान निकालना है, एम का। क्या करेंगे, एम का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे एम बराबर क्या आ जाएगा, 3.7 इंटू 10⁻10 इंटू 214 अपॉन 4.31 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने के बाद जब वो जो इसकी वैल्यू आती है वो लगभग किसके 3.05 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम के बराबर इसकी वैल्यू आती है। लगभग इसके अंदर ये m की वैल्यू जो होती है वो 3.05 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम, मतलब एक यूरी जो द्रव्यमान संख्या ए बराबर 214 ग्राम दिया हुआ है, उस 214 ग्राम द्रव्यमान संख्या के अंदर एक क्यूरी सक्रियता के लिए कितना द्रव्यमान उपस्थित होगा, 3.05 इंटू 10⁻⁸ ग्राम के बराबर का द्रव्यमान उस पदार्थ के अंदर क्या होगा, एक क्यूरी सक्रियता का होगा। या फिर एक क्यूरी सक्रियता के लिए जो द्रव्यमान होगा उस परमाणु का वो कितना होगा 3.05 इंटू 10⁻⁸ ग्राम के बराबर उसके अंदर द्रव्यमान होगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने खुद ने कैलकुलेशन की उस आधार के ऊपर ये आंसर बताया डायरेक्ट मैंने, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन करोगे तो लगभग इसके बराबर ही इसका आंसर आएगा। अब जो हमें इसके अंदर आगे की जब नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा पढ़ेंगे, औसत आयुकाल। किसी भी पदार्थ का औसत आयुकाल कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरे सुरेश सिंगरा, ये नेट की प्रॉब्लम होगी उस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और कोई इसका कारण नहीं है। बाकी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण से हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होता है तुम्हारी कॉलेज थोड़ी सी इधर पहाड़ी इलाके में आ जाती है, यहाँ पे टावर थोड़ा कम आता है उस वजह से, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों के जो वीडियो अभी अपन अपलोड करेंगे इसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर भी अगर कुछ दिख नहीं रहा होगा तो वहां से भी आप क्लियर इसको देख सकते हो जो भी मैंने इसके अंदर करवाया आपको। अगला टॉपिक जो है वो है औसत आयुकाल, या फिर इसे हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ औसत आयुकाल या फिर एवरेज लाइफ टाइम जो वह समय होता है जिस दौरान क्या हो जाए किसी भी नाभिक, जो भी रेडियो सक्रिय नाभिक है उसके अंदर सारे परमाणु क्या हो जाए
विघटित हो जाते हैं, तो सारे परमाणुओं के विघटित होने में जो समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, औसत आयु काल बोल सकते हैं, या फिर उसका जो पूर्ण आयु काल है उसके रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु ये जो औसत आयु काल है उसके अंदर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने अर्ध आयु काल का जो ग्राफ बनाया था, या फिर जो हमने किसी भी परमाणु के रेडियो एक्टिव विघटन का नियम पढ़ा था, उस रेडियो एक्टिव विघटन के नियम के अंदर हमने समय तथा परमाणुओं की संख्या के आधार के ऊपर एक ग्राफ बनाया था, जिसके अंदर कोई भी परमाणु जो होता है उसमें टोटल नाभिक जो होते हैं वो किस अनंत समय के ऊपर क्या होते हैं, विघटित होते हैं। तो हम सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक तौर के ऊपर हम डायरेक्टली कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी भी परमाणु का क्या औसत आयुकाल कितना है। तो उस औसत आयुकाल को ज्ञात करने के लिए जो एक फॉर्मूला दिया गया उसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु का जो है औसत आयुकाल को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा क्या होगी उसके बारे में बता देता हूँ। और मेन कारण जो है किसी भी परमाणु का प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जो औसत आयुकाल है उसको ज्ञात नहीं करने का कारण ये होता है कि कोई भी परमाणु जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव विघटन नियम के आधार के ऊपर टोटली विघटन उसका जो होता है वो अनंत समय के ऊपर होगा, क्योंकि ये विघटन के नियम से तो ग्राफ से तो वही पता चलता है। तो इस विघटन के नियम या ग्राफ से जो ये अनंत समय है इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, या फिर किसी भी परमाणु का जो औसत आयुकाल जो होता है वो किसके समानुपाती या किसके बराबर होता है उसके बारे में भी हम उस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु काल वह औसत मान होता है है जिस पर उसमें कोई नाभिक या कण जीवित या सक्रिय रहता है। वॉल टाइम का वॉल सबसे लास्ट पॉइंट, जहां तक कोई भी एक भी नाभिक अगर उसके अंदर अगर रह जाता है या एक्टिव होता है, एक्टिव पोजीशन के अंदर हो, तो वो वाला समय उस नाभिक के लिए क्या कहलाएगा, औसत आयु काल कहलाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से आप लोगों ने देखा था कि ग्राफ के अंदर जो सक्रिय नाभिकों की संख्या या सक्रिय नाभिकों और टोटल विखंडन जो होता है वो किसके ऊपर, टी बराबर अनंत समय पे होता है। उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नाभिकों के अंदर इसे ज्ञात करना ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि चरघातांकी नियम से या वक्र से जिसे प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि चरघातांकी वक्र में समय अक्ष अनंत पर मिलता है। ये वाला ग्राफ
इसके अंदर आप देखोगे तो अनंत समय पर जाते हुए सभी नाभिक जो है वो क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, ये एन नॉट पोजीशन होती है, यहाँ पे एन तथा ये समय टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं उस समय। तो उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक रूप से इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत समय का क्या मान है वो हम कुछ भी नहीं बता सकते उसके बारे में। इस वजह से इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि हम प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक रूप से इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके अंदर किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी का अगर एवरेज मान हम निकालना चाहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो क्या होगा उसको हम पढ़ लेंगे, जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी भी नाभिक जो कि रेडियो एक्टिव है, गुण को प्रदर्शित करता है, उसका औसत या फिर एवरेज लाइफ टाइम क्या हो सकता है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं किस फॉर्मूले से। अतः किसी रेडियो धर्मी पदार्थ के औसत आयु को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू लगभग इसके उस परमाणु के विघटन की, टोटल विघटन की वैल्यू किसके बराबर है। प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकल वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु हम इस जो ये फॉर्मूला इसके अंदर दिया जाता है, जो बुक के अंदर दिया हुआ है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस परमाणु का औसत आयु काल कितना है। क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है उससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ का जो औसत या उसके टोटल पार्टिकल जो किस अनंत समय के ऊपर क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, अनंत समय पर टोटल नाभिक विघटित हो जाएंगे, और अनंत समय क्या होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो उस वजह से जो इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी परमाणु वो कितने समय के अंदर विघटित हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो औसत आयु का क्या होता है, औसत आयु बराबर पदार्थ के नमूने में उपस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ की कुल आयु अपॉन नमूने में उपस्थित रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या। बंद करो। ये फॉर्मूला जो है यहाँ तक मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया है, इसके बाद का जो है वो हम कल की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।